Good evening, everyone. Today we are going to discuss some very important topics of current affairs. These topics relate to International Mother Language Day, Winter Olympics, and death sentence passed by special courts relates to अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट। आज की क्लास में मैं आप लोगों से तीन टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, दूसरा है विंटर ओलंपिक्स और तीसरा है अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में जिन 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट गिवन टू 38 पर्सन अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 26 जुलाई 2008 was undoubtedly the most unfortunate day in the history of India। 26 जुलाई 2008 भारत के इतिहास का निश्चित रूप से काला दिन था। 70 मिनट में 21 बम ब्लास्ट और इस 21 बम ब्लास्ट ने 56 लोगों की जीवन लीला पलक झपकते ही समाप्त कर दी और 200 लोग इससे घायल हुए। निश्चित रूप से भारत के इतिहास का एक काला दिन था। मानवता को इसने झकझोर कर रख दिया। अभी 18 फरवरी 2022 को एक स्पेशल कोर्ट ने, एक विशेष न्यायालय ने 49 लोगों को इसमें दोषी पाया, जिसमें 38 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the utility of death sentences, its history, and what are provisions in the Indian Constitution। आज की जो यह कक्षा क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो मौत की सजा है, इस मौत की सजा पे बातें करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय इसका परिदृश्य क्या है, भारत के संविधान में इसका क्या प्रावधान है, भारत की विधिक सांविधिक जो पुस्तकें हैं उसमें इसका क्या प्रावधान है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, यदि हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में इस बात पे बहस चल रही है कि क्या मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया जाना चाहिए। दुनिया के 107 देशों ने मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरीके से समाप्त भी कर दिया है। एंड इन 2009 the Honorable Supreme Court of India in the Manjit Singh versus Punjab state gave its verdict and said that death sentences should be given in the rarest of the rare case। निश्चित रूप से दुनिया के 107 देशों ने पूरी तरीके से मौत की सजा को माफ कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और भारत में भी 2009 में मंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विरलतम से विरलतम मामलों में ही मौत की सजा दी जानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या मौत की सजा एक अपरिहार्य सजा है या इसके बदले में ऑप्शन के रूप में हम कोई और भी सजा दे सकते हैं। 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थॉमस एक्विनास ने यह कहा कि यदि हम किसी भी इंसान को मारते हैं तो यह पाप है, और वह इंसान जिसने किसी की हत्या की है उसको मारना भी पाप हो सकता है। लेकिन जैसे उन हिंसक जंगली जानवरों को जो मनुष्यों की या किसी भी जानवर की बेबाक तरीके से निष्क्रिय से हत्या कर रहे हो, ऐसे हिंसक जानवरों को मारना किसी भी तरीके से अतार्किक और पाप नहीं है। अरस्तु ने भी कहा था कि यदि कोई इंसान किसी इंसान को मारने लग जाए
तो ऐसे इंसान को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये ठीक बात है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में यह कहा गया कि विश्व को यह लक्ष्य बनाना चाहिए कि आने वाले समय में मृत्यु की सजा को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के तमाम देश जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को का प्रवर्धन सही से कर नहीं पा रहे, जहां पे मानवता के नाम पर असामाजिक तत्व नंगी नाच कर रहे हैं, उनके पास ऐसे लोगों को मौत की सजा सुनाने का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। और यही कारण है कि भारत हो या चीन या फिर अमेरिका जैसे देश, दुनिया के 54 देश ऐसे अभी भी हैं जो कुल संपूर्ण विश्व के जनसंख्या के 60% भाग को पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने मौत की सजा को बरकरार रखा है। जहां तक कानून की बात है, तो every law of every country only directed to bring reform in criminals and to set some examples that nobody can imitate the criminals। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का चाहे कोई भी कानून हो, चाहे कोई भी देश हो, हर देश यही कहता है कि हम अपराधियों को सजा इसलिए देते हैं ताकि हम उसमें सुधार ला सके, और दूसरा कि जो लोग समाज में अपराध करते हैं उनको सजा देकर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर आप भी ऐसा कार्य करोगे तो आप भी सजा के हकदार बनोगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। यदि समाज ऐसे लोगों को डेथ सेंटेंस नहीं दे तो आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग जो डायलेमा की स्थिति में होते हैं, शायद वह भयमुक्त होकर अपराध करेंगे। और जहां तक भारत की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि nobody can be deprived of his life and personal liberty except the procedure established by law। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप जीवन का अधिकार किसी व्यक्ति को देते हैं तो आप यह भी लिख देते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई जीवन ले नहीं सकता, और जाहिर सी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी का जीवन ले रहा है तो दैट पर्सन must be hanged। And that is why under Indian Penal Code section 302 it has been provided that if a person intentionally kills a person then that person may be given the death sentence। अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझ के मारता है तो उसकी सजा मौत की सजा हो सकती है। हम लोग यदि स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में अभी उस 47 से लेकर के आज तक लगभग 5000 लोगों को भारत के विभिन्न न्यायालयों के द्वारा मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इनमें मात्र 1422 ऐसे लोग हैं जिन्हें मौत की सजा दी गई। सबसे पहली बार भारत में जबलपुर सेंट्रल जेल में 9 दिसंबर 1947 को रघुराज सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, और उसी समय से स्वतंत्र भारत में इस बात पर चर्चाएं होने लगी कि क्या किसी व्यक्ति को का जान लेना सही है। तो मैं बताना चाहूंगा इस पर विद्वानों मत एक नहीं है, फिर भी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा जो फैसला 18
फरवरी 2022 को दिया गया। ये से देखने के लिए अलग चश्मे हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय के दृष्टिकोण से देखा जाए, पीड़ितों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मुझे यह फैसला कहीं से अनुचित नहीं जान पड़ता। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 38 लोगों को सामूहिक रूप से मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन यह मामला विरलतम नहीं है। 1998 में मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के मामले में, राजीव गांधी का जो मृत्यु हुई थी, उनका जो मर्डर हुआ था, उस मामले में 28 लोगों को एक साथ मौत की सजा सुनाई थी। चलिए मैं आप पर इस पर छोड़ देता हूं, प्लीज आप कमेंट करिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैपिटल पनिशमेंट। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? इट मस्ट बी रिटेन इन इंडिया और शुड बी एबॉलिश्ड। इसे भारत में रखना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। चलिए हम लोग अब एक दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, और वह टॉपिक है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल मदर डे। हम लोग आज अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस मना रहे हैं 21 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था यूनेस्को ने 1999 में यह फैसला लिया था कि प्रत्येक वर्ष हम भाषाओं को बचाने के लिए, क्योंकि उसका यह मानना है कि दुनिया में जो लगभग 6,500 भाषाएं बोली जा रही हैं, उनमें से 43% भाषाएं ऐसी हैं जिनके मिटने का खतरा पैदा हो गया है। लगभग दुनिया के 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा में शिक्षा की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए यूनेस्को के प्रयास के कारण 2000 से हम लोग 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहे हैं। सवाल यह है कि क्वेश्चन यह है कि आखिर हम लोग 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाते? On 14th August 1947, India was partitioned into two nations. One was India and second Pakistan. 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान के दो भाग थे, एक भारत के पश्चिम साइड में और एक भारत के पूर्व साइड। पश्चिम साइड के लोग उर्दू भाषी थे और पूर्व साइड के लोग थे बांग्ला भाषी। 1948 में पाकिस्तान की संविधान निर्मात्री सभा ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों के लिए धक्का था, और उन्होंने निर्णय कर लिया कि इसका वे विरोध करेंगे, और इस प्रकार से 21 फरवरी 1952 को बांग्ला भाषी लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया। दुनिया में पहली बार अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को लेकर के एक आंदोलन खड़ा किया गया था। आज दुनिया के तमाम देश में रहने वाले वे लोग जो अपने आप को भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं, वे कहते हैं कि वी आर माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दे आर डिमांडिंग देयर एजुकेशन इन मदर टंग। वे बात करते हैं कि कम से कम प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर उनकी जो शिक्षा है वह मातृभाषा में देने की व्यवस्था की जाए। मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे अधिक 12% लोग हैं लगभग जो मंदारण भाषा बोलते हैं, 6% लोग हैं जो स्पेनिश भाषी हैं, 5% लगभग लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, और चौथे स्थान पर हिंदी है जहां लगभग 4.5% लोग इसको बोल रहे हैं। भारत में 122 ऐसी भाषाएं हैं जिसको 10,000 से अधिक लोग बोला करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 2018 की भारत की सरकार की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में भाषाएं और बोलियों को लिया जाए तो लगभग 19,000 प्रकार की भाषा और बोलियां हैं। लेकिन हर दिन भारत में कोई ना कोई भाषा, ना कोई बोली अपने मौत मर रही है। और यही कारण है कि भारत के संविधान विज्ञों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 में, 30 में, 350 ए में और 350 बी में
यह प्रावधान कर दिया कि भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हों या धर्म के आधार पर उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) कहता है कि एनी citizen of India living in any part of it who has distinguished language, script and culture shall have the right to conserve the same। भारत के किसी भाग में रहने वाले लोग जिनकी अलग भाषा हो, अलग लिपि हो, अलग संस्कृति हो, उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हो। अनुच्छेद 30(1) कहता है कि whosoever is minority on the basis of language and culture shall have the right to administer their educational institution। भारत के वे लोग जो भाषाई आधार पर संख्यक, भाषाई और धर्म के आधार पर संख्यक हैं, उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसके प्रबंधन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 350 क और 350 ख, जिसे हम लोगों ने 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से जोड़ा था, उसमें भी 350 क में प्रावधान किया कि राज्य और वहां के अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर वो चाहते हैं तो उन्हें प्राइमरी लेवल पर उनके बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 350 ख में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति एक भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो समय समय पर सरकार को रिकमेंड करेंगे कि इनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाषा जो है एक माध्यम है जिससे हम अपने दिल की बात करते हैं, और मातृभाषा तो आप कह सकते हो कि बच्चा जो भाषा अपनी माँ के गोद में सीखता है, अतः उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ, उसकी लॉजिक, उसकी रीजनिंग का डेवलपमेंट सबसे अधिक उसकी मातृभाषा में होता है। यही कारण है कि भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने कहा कि टेक्निकल एंड science education should be given in the mother tongue if you want to develop the natural brain of human being। अगर मानव के हम प्राकृतिक ब्रेन का विकास करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें। एक संस्था है भारत की जो टेक्निकल लेवल पर भारत की सबसे बड़ी संस्था है, एक सामुदायिक संस्था है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसने 83,000 विद्यार्थियों पर सर्वे करा, और सर्वे का विषय था कि क्या भारत में बीटेक या एमटेक या जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, क्या टेक्निकल एजुकेशन मातृभाषा में दिए जाने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ऑलमोस्ट 44% ऑफ स्टूडेंट्स सेड दैट द टेक्निकल एजुकेशन मस्ट बी गिवन इन द मदर टंग। 44% विद्यार्थियों ने कहा कि उनको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने यह प्रोविजन कर दिया कि अब भारत में बीटेक की जो शिक्षाएं हैं वह 11 भाषाओं में दिए जाने की व्यवस्था होगी। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय मदर डे है, और हम हमारी जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में 40% जो है लोग बोलते हैं हिंदी, और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 10%। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी तो चलो कहीं ना कहीं सुरक्षित है, लेकिन भारत में अन्य जो भाषाएं हैं वो जो मरती चली जा रही हैं, सरकार को अनुच्छेद 350 और 350 को सही तरीके से इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इस डिस्कशन का जो तीसरा टॉपिक है वह है विंटर ओलंपिक्स। मैं बहुत जल्द अपने लेक्चर को समाप्त करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको विंटर ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। देखिए 1896 में पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन यूनान के एथेंस में किया गया था, एंड दैट वाज समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स मींस एन ओलंपिक गेम विच इज नॉट प्लेड ऑन आइस, बर्फ पर नहीं खेला जाने वाला बल्कि मैदानों में खेला जाने वाला। और 1900 के समर ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था। नॉर्मन पिचार्ड ने एथलेटिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन दुनिया ने यह अनुभव किया कि बर्फ पर भी कुछ खेल खेले जाते हैं, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, उसको अलग से खेला जाना चाहिए। तो इसके बाद जो फ्रांस का सिमोनिक संस्थान है वहां पर 1924 में पहली बार विंटर ओलंपिक्स गेम का आयोजन किया गया। हालांकि भारत को इस गेम में आने में समय लगा, और यह समय लगा, हम लोगों को काफी टाइम लगा। 1964 में जब ऑस्ट्रिया के
इंसब्रुक में विंटर ओलंपिक गेमों का आयोजन हुआ तो भारत ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद भारत लगातार विंटर ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट करता रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग बड़ी हैरानी होगी, बड़ा दुख भी होगा आप लोगों को कि 1964 से लेकर अभी तक भारत विंटर ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीत पाया। भारत ने कुल मिलाकर ओलंपिक्स में 35 मेडल जीते हैं और इस सारे के सारे मेडल हमने समर ओलंपिक्स में जीता है। विंटर ओलंपिक्स में भारत का एक भी मेडल नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जो आपका 20 फरवरी 2022 को विंटर ओलंपिक्स, जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स था, इसका जब समापन हुआ तो हम लोग इसके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहली बात तो याद रख लो कि दैट वाज 24th विंटर ओलंपिक्स ऑफ वर्ल्ड, यह दुनिया का 24वां विंटर ओलंपिक्स था। दूसरी बात कि इसमें 91 देशों ने भाग लिया और 91 देशों के 2871 एथलीटों ने इसमें भाग लिया। भारत की ओर से एकमात्र एथलीट ने भाग लिया और उनका नाम है आरिफ खान, जो अल्पाइन स्कीइंग में उन्होंने भाग लिया था। भारत बिना मेडल के फिर से वापस लौट गया, लेकिन नॉर्वे इस मेडल टैली में सबसे ऊपर 37 मेडल उसने जीता। जर्मनी ने 27 और चीन ने 15। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्वे ने 16 गोल्ड मेडल जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया। विंटर ओलंपिक्स में इसके पहले 16 गोल्ड मेडल कोई भी देश जीत नहीं पाया है। और जाते जाते मैं आपको यह भी बताते चलूं कि 2026 में अगला विंटर ओलंपिक्स होगा और यह इटली के रोम में होने वाला है और वह जगह का नाम है मिलानो कोर्टिनिस। तो मिलानो कोर्टिना में यह अगला विंटर ओलंपिक्स होगा। और इस प्रकार से ये आपने को मैंने आज 3 टॉपिक कवर कराया। एक छोटी सी मैं बात बताते चले जाऊं आपको कि भारत ने इंदौर शहर में दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया है। यह एक नंबर का क्वेश्चन। और देखिए, अभी आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आया हूं, अगली बार प्रयास करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस बना के अकेले लाऊं बोर्ड पे और आपको अच्छी तरीके से ये किया जाए। हम लोग आपके सुखद भविष्य की हमेशा कामना करते रहेंगे और हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करो, निश्चित रूप से परिणाम अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।